जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल अब भारतीय सेना के लिए नई 9mm पिस्टल खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से जानकारी भी इसके लिए मांगी है ताकि देश में बनी आधुनिक 9mm की पिस्टल सेलेक्ट की जा सके। करीबन दोस्तों 1 लाख पिस्टलें खरीदी जाएंगी। ये नई पिस्टलें दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी सेना ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी पुरानी 9mm पिस्टल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बदलते हुए खतरे और आधुनिक युद्ध के लिए अब नई टेक्नोलॉजी वाली पिस्टलें चाहिए। और ये जो नई 9mm की पिस्टल है उसकी कुछ खास स्पेशलिटी होंगी, जैसे कि ये पिस्टलें दोनों हाथों से चलाने की लायक होनी चाहिए, साइलेंसर लगाने की इनमें क्षमता होनी चाहिए, एक्सेसरी रेल होनी चाहिए, मतलब इसमें लेजर, टॉर्च या अन्य उपकरण लगाए जा सकते हो, नाइट साइट्स लगाने की भी सुविधा हो, और इसका डिजाइन मॉडुलर होना चाहिए ताकि भविष्य में इसे अपग्रेड भी किया जा सके और हर मौसम में काम करने की क्षमता हो। और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय चाहता है कि ये जो पिस्टल है वो रेगिस्तान की गर्मी में भी काम करे और हिमालय की 18,000 फीट की ऊंचाई यानी कि ठंड में भी काम करे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पूरी खरीद मेक इन इंडिया के तहत की जाएगी। पिस्टल और उसके पुर्जे भारत में बने होंगे। हालांकि अभी भी भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब फोकस जो है वो हमारी स्वदेशी और आधुनिक हथियारों पर हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि डीआरडीओ और भारतीय सेना पहले ही एक खास 9mm के हथियार को डिजाइन कर चुके हैं, जो कि स्पेशली आतंकवाद और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया है। बात साफ हो जाती है, भारत अपनी सेना को अब पूरी तरह स्वदेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल दोस्तों, रुद्रम 2 एयर लॉन्च मिसाइल को 2026 में प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने की पूरी संभावना है। मतलब अब इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और कहा ही जा रहा है कि 18 से 24 महीनों के बाद इस मिसाइल का सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। रुद्रम 2 के कई ट्रायल्स हुए और यही वजह है कि अब इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम 3 सफल टेस्ट फायरिंग इसकी हो चुकी है। अलग अलग मिशंस और परफॉर्मेंस प्रोफाइल में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। 2024 में दोस्तों लगभग प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था और इस ट्रायल में दोस्तों इस मिसाइल का इंजन, कंट्रोल सिस्टम, गाइडेंस एल्गोरिथम सभी सक्सेसफुल रहे। हालांकि 2026 में भी थोड़े बहुत ट्रायल किए जाएंगे जिनमें कि ऑपरेशनल रेंज बढ़ाने का टेस्ट किया जाएगा, इसकी सीकर की सटीकता में भी सुधार किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस इस मिसाइल के लिए मिल जाएगी। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। ये दुश्मन के रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकती है। रुद्रम 2 में दोस्तों इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, जिससे कि अगर दुश्मन अपने रडार को बंद भी कर देता है या धोखा देने की वो कोशिश करेगा, तब भी मिसाइल टारगेट को पहचान कर उसे खत्म कर सकती है। और इवन ये मिसाइल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में भी काफी इफेक्टिव रहेगी। इस मिसाइल को दोस्तों Su-30 MKI और मिराज 2000 से दागा जा सकता है। आने वाले वक्त में कहा तो जा रहा है कि राफेल, तेजस मार्क 2 में भी इसे लगाया जाएगा। दोस्तों, भारत एक बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है। भारत चाहता है कि भारतीय नौसेना का हर फ्रंटलाइन युद्धपोत लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लैस हो, जिसके लिए डीआरडीओ 50 किलोवाट का लेजर हथियार डेवलप कर रहा है। और इन लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल दोस्तों ड्रोन और कामिकेजी ड्रोन्स को खत्म करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर लेजर हथियार जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि दुश्मन, आप सबको मालूम है कि सस्ते ड्रोन भेजता है, स्वाम अटैक करता है और कम ऊंचाई वाले यूएवीज को भेजता है। और ऐसे में महंगी मिसाइलें इन पर खर्च करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है और ये मिसाइलें जल्दी भी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए 50 किलोवाट का हाई एनर्जी वेपन तैयार किया जा रहा है, जो कि ड्रोन को 2 से 5 सेकंड में पूरी तरह खत्म कर देता है। उसकी बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम को पिघला देता है। मतलब कोई धमाका नहीं होगा, कोई मलबा नहीं दिखेगा और ना ही कोई साइड डैमेज दिखेगा। और कहा ही जा रहा है कि 3 फेसेस में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। फेज 1 2026 से शुरू होगा, यानी कि कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर पर इसे लगाया जाएगा। और 2031 के बाद तो हर जंगी युद्धपोत में जो नया है उसमें लेजर हथियार लगाना जरूरी है। आईएनएस विक्रांत पर 2 लेजर टरेट भी लगाए जाएंगे। इवन प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट पर भी इस सिस्टम को लगाया जाएगा। भविष्य में दोस्तों इस पावर को 50 किलोवाट से 100 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है और इसका वजन 1 टन से कम होगा। मतलब ये शिप के पावर सिस्टम से सीधे कनेक्ट हो सकता है। और लेजर हथियार भविष्य में नेवल डिफेंस का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक के बाद इंडियन आर्मी ने एक बड़ा स्टेप उठाया। भारतीय सेना जल्द ही 850 कामिकेजी ड्रोन यानी कि लॉइटिंग म्यूनिशंस को खरीदने वाली है। ये खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत होगी और सभी ड्रोन स्वदेशी कंपनियों से लिए जाएंगे। और इवन दोस्तों केवल ये जो खरीद है वो 850 ड्रोन पर नहीं रुकेगी। आने वाले समय में करीबन 30,000 कामिकेजी ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। हर बटालियन में एक खास ड्रोन प्लाटून भी होगी। बात साफ हो जाती है कि इंडियन आर्मी अब ड्रोन बेस्ड युद्ध के नए युग में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक गंभीर संकट बना हुआ है क्योंकि अमेरिका ने भले उनको थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, बट पूरी तरीके से अमेरिका भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा। ये विमान 40 साल पुराने हो चुके हैं और अब ये उड़ने लायक भी नहीं रह गए। इवन अमेरिका की पाबंदियों के चलते पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड या फिर नए हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसीहा बनकर खड़ा हुआ है तुर्की। अब पाकिस्तान ने तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री से कॉन्टैक्ट किया है। प्लान ये है कि F-16 की लाइफ बढ़ाने का प्रोग्राम
और तुर्की के नए हथियार सिस्टम उस पर लगाए जाएंगे, जिससे कि पाकिस्तानी F-16 अगले 15 से 20 साल तक उड़ते रहेंगे। अगर ये डील साइन होगी तो पाकिस्तान के F-16 को तुर्की में बनी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मॉडर्न शॉर्ट रेंज मिसाइल, स्मार्ट बम और गाइडेड हथियार मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन फिलहाल तो यहाँ पर भारत की बढ़त पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी F-16 भी खत्म हुए थे। पाकिस्तान सिर्फ J-10C पर ही निर्भर हो चुका है। दोस्तों, हवाई युद्ध के इतिहास में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया के गेरेन-2 ड्रोन ने पहली बार हवा में ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दरअसल यूक्रेन का Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर रशिया के खिलाफ एक कॉम्बैट ऑपरेशन में गया था, जिसे खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर काउंटर ड्रोन मिशन पर था और इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 4 क्रू मेंबर्स की भी मौत हो चुकी है। खुद यूक्रेन ने इसे अपना कॉम्बैट लॉस माना है। यहाँ पर दोस्तों रशिया ने अपने गैरेन ड्रोन पर हवा से हवा में मार करने वाली R-60 मिसाइल लगा दी थी, जिससे कि ये ड्रोन कैमरे से टारगेट देख रहा था और इस ड्रोन को ऑपरेटर दूर से कंट्रोल करता रहा और जैसे ही मौका हाथ लगा इसने हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च कर दी और कहा जा रहा है कि ये ड्रोन के द्वारा पहला एयर टू एयर किल हो सकता है। वहीं दोस्तों एक और थ्योरी यहाँ पर सामने आई है कि ये पॉसिबल इसलिए भी हो पाया क्योंकि यूक्रेन का जो हेलीकॉप्टर था वो ड्रोन का पीछा करते हुए काफी नीचे उड़ रहा था और तब यह हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, बट इतना तो साफ है कि ड्रोन अब जमीन पर नहीं, अब वो हवा में भी लड़ाई कर रहे हैं। सस्ते हथियार दोस्तों, लेकिन बड़ा असर डाल रहे हैं। भारत के लिए भी दोस्तों ये बहुत बड़ा सबक है। मतलब ड्रोन वर्सेस ड्रोन युद्ध और ड्रोन वर्सेस हेलीकॉप्टर युद्ध, यही फ्यूचर की सच्चाई है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स विचार कर रही है कि मिराज 2000 फाइटर जेट्स पर स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों मिराज 2000 में अभी माइका IR और माइका RF मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज काफी सीमित है। आज के हालत में 80 किलोमीटर की रेंज दोस्तों ज्यादा नहीं मानी जाती है। ऐसे में विदेशी ऑप्शन पर बात हुई, लेकिन उसमें भी काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि MBDA ने इसके लिए नई माइका NG मिसाइल देने की बात कही, जिनकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर है, लेकिन इनकी डिलीवरी 2029 के बाद होगी और 2030 तक ही ये डिप्लॉय हो पाएंगी, यानी कि एक लंबा और अच्छा खासा इंतजार। ऐसे में अस्त्र मिसाइल बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 पहले तेजस और Su-30 MKI पर सफलतापूर्वक काम कर रही है और मिराज में अगर ये लगती है तो मिराज की कैपेबिलिटी और यहाँ पर बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि मिराज 2000 में लगा RDY-2 रडार 120 से 140 किलोमीटर तक के टारगेट को पकड़ सकता है। ऐसे में अस्त्रा के साथ मिलकर ये जोड़ी काफी घातक बन जाएगी। मतलब साफ है कि अस्त्र मिसाइल से मिराज की एज भी बढ़ जाएगी, BVR ताकत और ज्यादा मजबूत होगी और विदेशी निर्भरता भी घटेगी। अस्त्र मार्क 2 को लेकर भी दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भी अब जल्द ही प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल सकता है और भारतीय वायुसेना तो कम से कम 400 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का एक बड़ा ऑर्डर देने की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 से काफी ज्यादा घातक है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगा हुआ है और फाइनल फेज में ये दोबारा इंजन को बंद करता है, जिससे कि ये तेज और सटीक हमला करती है। बात साफ हो जाती है कि इससे तेजी से मुड़ने वाले टारगेट भी नहीं बच सकते। बताया जा रहा है कि मिसाइल के डेवलपमेंट और टेस्ट पूरा होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन यूनिट्स में इसकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। अस्त्र मार्क 2 पहले तो Su-30 MKI और तेजस मार्क 1 को मिलेगी, बाद में अन्य फाइटर जेट्स में से लगाया जाएगा और अस्त्र मार्क 2 चाइना की PL-15 मिसाइल से काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा भारत लॉन्ग रेंज कामिकेजी ड्रोन के क्षेत्र में एक बड़ा स्टेप उठा रहा है। दरअसल सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड और CSIR NAL ने मिलकर 150 किलो क्लास के लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV बनाने का एक समझौता किया। इस ड्रोन का वजन जैसे मैंने बताया 150 किलोग्राम का होगा, रेंज होगी 900 से 1000 किलोमीटर और इसकी उड़ान समय 6 घंटे से ज्यादा होगा और यह 50 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसके जरिए भारत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर सकता है, कामिकेजी अटैक कर सकता है और इस लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV का जो इंजन है वो पूरी तरह देसी होगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन में लगेगा वैंकल रोटरी इंजन, जो कि CSIR NAL ने खुद डिजाइन किया है, कोई विदेशी इंजन नहीं लगेगा। हालांकि इसका डिजाइन कुछ हद तक शायद 136 के जैसे लग रहा है, लेकिन CSIR NAL ने साफ कहा कि हमने कोई कॉपी नहीं की। एरोडायनेमिक्स के नियम एक जैसे ही होते हैं। डेल्टा विंग, पीछे लगा हुआ पुशर प्रोपेलर, सस्ता, स्टेबल और लंबी दूरी के लिए बेस्ट होता है। इवन दोस्तों जर्मनी का डार एंटी रडार ड्रोन, इसराइल का हार्पी हारो, ईरान का शाहिद, अमेरिका का लूकस ड्रोन, लेकिन भारत अब अपना देसी वेरिएंट बना रहा है। वही दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गोली मार दी। ये घटना पराए हाट मेघालय मेन पिलर 1260 के पास हुई। मृतकों की पहचान आशिकुर और मुसाहिद के रूप में हुई। BSF ने कहा कि दोनों युवक करीबन 600 मीटर अंदर भारतीय सीमा में घुस आए थे और सुपारी को इकट्ठा कर रहे थे। चेतावनी बार बार इनको दी गई, लेकिन हालात जब बिगड़े तो BSF ने फायरिंग की। बात साफ हो जाती है कि बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति आ चुकी है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। वही खबर आ रही है कि DRDO ने दोस्तों एक ऐसी मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह काम करेगी।
मतलब ये सीधे हमला नहीं करेगी, पहले ये अपने टारगेट के ऊपर मंडराएगी, उससे जुड़ी जानकारी पायलट तक पहुंचाएगी और अगर पायलट को लगेगा कि अटैक करना है तो ये अटैक कर देगी। बात साफ हो जाती है, ये क्रूज मिसाइल प्लस लॉइटरिंग म्यूनिशन दोनों का काम करेगी। इस मिसाइल की रेंज 200-250 किलोमीटर होगी, जो कि अच्छी खासी मानी जा सकती है। मतलब पायलट को इस मिसाइल के जरिए लाइव वीडियो डेटा मिलता रहेगा और जब टारगेट कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद तो आप जानते हैं क्या होगा। इस मिसाइल में 50 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होगा और ये नई मिसाइल कई तरीके के टारगेट्स को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल में जरूरत के हिसाब से अलग अलग पेलोड भी लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल में INS प्लस GPS गाइडेंस होगा, ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम होगा, जिससे कि लंबी दूरी पर भी सटीक निशाना साध सकती है। वहीं दोस्तों इसरो के गगनयान मिशन को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इसरो ने ड्रोग पैराशूट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ये टेस्ट 18 और 19 दिसंबर 2025 को DRDO की TBRL चंडीगढ़ स्थित RTRS फैसिलिटी में किया गया। ये ड्रोग पैराशूट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब गगनयान का क्रू मॉडल अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में लौटेगा तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। इस दौरान ड्रोग पैराशूट क्रू मॉडल को स्थिर रखेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, आगे के पैराशूट खोलने में मदद करेगा। इसीलिए ड्रोग पैराशूट को इंसानी उड़ान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गगनयान का अगर पूरा पैराशूट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें कुल 10 पैराशूट होंगे, 4 अलग अलग प्रकार के पैराशूट होंगे। इसरो के इस टेस्ट ने दोस्तों ये बात साबित कर दी है कि पैराशूट हर तरीके की उड़ान स्थिति में सही काम कर रहा है। तेज रफ्तार और कठिन परिस्थितियों में सिस्टम भरोसेमंद है और इस टेस्ट के बाद ड्रोग पैराशूट की मजबूती और विश्वसनीयता साबित हो गई और ये सफलता दोस्तों हमारे गगनयान को इंसानी अंतरिक्ष उड़ान के और करीब ले आता है। दोस्तों भारत एक बार फिर से ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपनी ताकत दिखाने वाला है। दरअसल इसरो का LVM-3 रॉकेट 24 दिसंबर 2025 को अमेरिकी कंपनी ATS स्पेस मोबाइल का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा और ये लॉन्च न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत किया जा रहा है। इस दौरान इसरो लॉन्च करेगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट सीधे मोबाइल फोन को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बिना टावर, बिना डिश, बिना खास फोन के। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।